हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उसके पुत्र के कल्याण के शुभ कर्म में कुछ भी विघ्न नहीं हुआ, पर सूरसी लौटकर नहीं आई। नौकरानी की गोद में लड़के को देकर हेम जब घर लौटी तब दोपहरी ढल गई थी। उसने आकर देखा कि उसके पिता शिरोमणि ने अब तक बैठकर वृथा समय नहीं गंवाया है। बाहर की बैठक में बड़ा भारी शोरगुल मचा हुआ है। शोरगुल की प्रबलता से मालूम हुआ कि एक ही साथ अनेक वक्ता अपना अपना मंतव्य प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी इच्छा किसी तरह छिपकर घर में घुसने की थी, पर वह पिता की दृष्टि से नहीं बच सकी। उन्होंने हाथ हिलाकर पुकारा, हेमवती, जरा इधर तो आ बेटी। क्लांत देह और मलिन मुख लिए धीरे धीरे सामने जाकर उसने देखा कि वहाँ एक ही मनुष्य चुपचाप बैठे हुए हैं, जिन्हें श्रोता कहा जा सकता है। वे हैं उसके पति मिस्टर एन वसु बैरिस्टर। वही सबकी वक्तृता के लक्ष्य हैं। दिन के 1:30 बजे की ट्रेन से उनके आने की बात तो थी, पर कुछ निश्चय नहीं था। स्वामी को सामने देखकर हेम ने सिर का घूंघट जरा सा और खींच लिया। वह दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई। उसके पिता ने सस्नेह आक्षेप के स्वर में कहा, उस समय तो तुम बिना समझे बूझे ही हमारी बातों से नाराज हो गई थी बेटी, पर अब तो अपने ही कानों सब सुन लिया ना। भेद समझने में अब तो तुम्हें कुछ बाकी नहीं रह गया ना। अब तुम ही कहो, ऐसी औरत को क्या देवता के स्थान पर रखा जा सकता है? यह खेल नहीं है। हिम ने धीरे से जवाब दिया, आप लोग जो अच्छा समझें करें। उसके पिता ने हंसकर कहा, करूँगा क्यों नहीं बेटी, करना ही तो हम लोग चाहते थे। अब अच्छा हुआ कि निर्मल आ गए। अगर कोई मुकदमा ही लड़ना पड़ा तो मदद मिलेगी। उनके मन में शायद उस समय दूसरी तरफ जमींदार की मदद की आशंका हुई, पर शिरोमणि ने एकाएक गर्म होकर चिल्लाकर कहा, गर्दनियाँ देकर निकाल दूंगा। इसमें नालिश की क्या जरूरत? आपके दामाद जब स्वयं उपस्थित हैं तब वही विचार करें। वही हमारे जज, वही हमारे मजिस्ट्रेट हैं। हम दूसरे जज मजिस्ट्रेट को नहीं मानते। तुम क्या कहते हो जोगेन बाबू? तुम्हारी क्या राय है मित्र भैया? अब वे कई आदमियों की ओर दृष्टि डालकर एकाएक खुद ही हंस पड़े। यह जोगेन बाबू या मित्र भैया की सम्मति लेने का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आया, परंतु इतना अवश्य मालूम हुआ कि धनी दानशील जमाता विचार करे या न करे, भविष्य में उनके आग्रह को प्राप्त करने का रास्ता उन्होंने अपने लिए बहुत सुगम कर लिया। ये दामाद बाबू पोशाक पहनावे से सिर से पैर तक तो पूरे अंग्रेज थे। उन्होंने हंसकर जो जवाब दिया वह भी पूरे अंग्रेजी ढंग से कहा, इन महांत मेहनतानों का रहस्य सभी जानते हैं। ये जैसे असाधु हैं वैसे ही चरित्रहीन भी। दुनिया में इनके लिए अकारण काम ही नहीं है। किसी कारण से भी इन्हें क्षमा करना नहीं चाहिए, पर पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अब की इस भैरवी ने ऐसा कौन सा अपराध किया है या नहीं। निर्मल बाबू, जानने में बाकी कुछ भी नहीं है। कहो बेटी, अब तक क्या तुम्हें कुछ संदेह है? इसके सिवा उसकी माँ, यही तो एक बड़ी भारी बात है। यह कहकर शिरोमणि ने हेम की ओर जरा कटाक्ष किया। हेम नीचे की ओर मुंह झुकाए चुपचाप खड़ी रही। उसके सज्जन मौन भाव से सबको मालूम हुआ कि वह भैरवी के विरुद्ध अभियोग करने में सकुचा रही है, और उसके पक्ष में भी कहने को उसके पास कुछ नहीं है। कन्या को पुकार कर जनार्दन राय ने कहा, दिन भर के उपवास से तुम्हारा चेहरा सूख गया है बेटी। जाओ, तुम भीतर जाओ। भैरवी को बुलाने आदमी भेजा गया है। उसके आने पर तुम्हें खबर दूंगा। हेम चली जा रही थी कि इतने में जो आदमी बुलाने गया था उसने आकर जो कुछ कहा उसका सारांश यह है कि भैरवी ने अपने असामी दिगंबर और विपिन से ताड़े तड़वा कर सब कमरों पर दखल लिया है। यही नहीं, राय महाशय ने हुक्म को परवाह न करके वह यहाँ आने को भी राजी नहीं हुई। अंत में फकीर साहब के अनुरोध से राजी हुई। शायद 10-15 मिनट के अंदर आ जाए। शायद आ जाए, इतना घमंड, मानो जलती आग में घी की आहुति पड़ी हो। एक मामूली स्त्री के इस प्रकार के प्रचंड दुस्साहस और स्पर्धा से वहां पर उपस्थित भले मानसों के मुंह से जिन शब्दों और वाक्यों का प्रवाह निकलने लगा, उसका पूरा हाल न बताकर एक बात बता देना आवश्यक है। इस भ्रष्टा स्त्री को इसी दम गांव से निकाल बाहर करने की ही नहीं, बल्कि इसे ताले तोड़ने और अनाधिकार प्रवेश करने के लिए पुलिस से गिरफ्तार करवा देने की भी आवश्यकता है। सब लोगों ने प्रकट की। एक जमाई बाबू ही इसमें शामिल नहीं हुए। शायद वे अपने साहिबी ठाट और बैरिस्ट्री की मर्यादा की रक्षा के लिए ही चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जब कोलाहल कुछ शांत हुआ तब जमाई बाबू ने पूछा, ये फकीर साहब कौन है? ये अचानक कहाँ से आ गए? इस संबंध में ये लोग तरह तरह के मंतव्य प्रकट करने लगे। शिरोमणि ने सबको रोक कर कहा, अच्छे हैं खाक, कहीं मुसलमान सिद्ध पुरुष हुआ है? वे कुछ नहीं है। हाँ,
यह अवश्य है कि वे किसी की बुराई नहीं करते। बारुई नदी के उस पार एक वट वृक्ष के नीचे बहुत दिनों से रहते हैं। बीच बीच में कहीं भी चले जाते हैं, फिर लौट आते हैं। 2 साल तक नहीं थे। सुना है कि उन्हें इस बार यहाँ आए 5-6 दिन हो गए हैं। शायद उन्हीं की राय में उसने ताले तोड़े हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। 1000 भले हों, पर हैं तो मलेच्छी। माई बाबू ने पूछा, परंतु आज कैसे आ गए? तारादास अब तक चुप बैठा था। अब वह बोला, उस पार के उस बरगद के पास वाली जमीन चंडी माता की है। इसी सिलसिले में जान पहचान है। फकीर साहब सूरसी को बहुत प्यार करते हैं। वे जब वहाँ रहते हैं तब सूरसी वहाँ जाया करती है। उनसे कुछ पढ़ती भी है। जमाई बाबू मुस्कुराते हुए बोले, प्यार करते हैं और पढ़ाते लिखाते भी हैं। उम्र कितनी है इन फकीर साहब की? तारादास ने लज्जित होकर कहा, बूढ़े आदमी हैं। उम्र 60-62 से कम ना होगी। सूरसी को माता कहते हैं। एक बार सूरसी इतनी सख्त बीमार हो गई थी कि मरने को हो गई थी। उन्होंने उसे ठीक किया था। जमाई बाबू ने कहा, अच्छा ऐसा है। बात यह है कि उधर साधु फकीर है, इधर डाकिनी योगिनी है। इन भैरव भैरवियों के दल को मैं वे अब अपनी बात पूरी न कर सके कि अपनी स्त्री के मुंह के एक अंश पर नजर पड़ते ही वे संभल गए। किसी और ने कुछ नहीं कहा, पर शिरोमणि चुप रहने वाले जीव नहीं है। वे उस अपराध का बाकी हिस्सा पूरा करने के लिए चिल्ला उठे, बहुत ठीक बाबूजी, बहुत ठीक। ये भंड साधु और साधुयाने जैसे दुष्ट हैं वैसे ही भ्रष्ट हैं। अब दाहिनी और बाईं नजर घुमाकर उन्होंने शायद जोगिन बाबू और मित्र भैया के कम से कम सिर हिलाने को भी आशा की, पर अब की बार वे चुप रहे और द्वार की ओट में खड़ी हेमवती का मलिन मुख क्षण भर के लिए लाल हो उठा। इसी समय शेरनी को साथ लिए वही मुसलमान फकीर धीमी चाल से आंगन के भीतर आ गई। किसी को संशय नहीं रहा कि शिरोमणि का उच्च स्वर उनके कानों तक पहुंचा है। जब देखते देखते दोनों सामने आकर खड़े हो गए तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। किसी ने स्वागत नहीं किया। बैठने को कहने की मौखिक सभ्यता भी किसी ने नहीं की, पर भीतर ही भीतर सभी चंचल हो उठे। शिरोमणि को भी मालूम हो गया कि कहीं कुछ त्रुटि रह गई है, पर सब लोग वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। बसु साहब के लिए ये दोनों ही अपरिचित थे। 2-3 मिनट तक वे इन दोनों को सिर से पैर तक तीक्ष्ण दृष्टि से बार बार देखने लगे। फकीर के सिर में बाल, दाढ़ी, मूछ सब दूध की तरह सफ़ेद हैं। वे मुसलमान फकीर की मामूली पोशाक पहने हुए हैं, पर उनकी सबल सुदीर्घ देह के ऊपर यह साधारण पोशाक साधारण की अपेक्षा कहीं अच्छी मालूम होती है। यह नहीं जान पड़ता कि इनके कपड़े बिल्कुल मामूली हैं। उनकी देह का रंग पानी में भीगकर और धूप से जलकर इस ढंग का बन गया है जिससे यह अनुमान करना भी कठिन है कि इससे पहले असली रंग क्या था। उनकी आंखों पर और चेहरे पर जरा सी उत्कंठित कौतूहल की छाया है, पर और जरा ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इसके पीछे जो चित्त विराजमान है वह जैसा शांत है वैसा ही उद्वेग रहित और निडर है। सूरसी इनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी गेरुए रंग की धोती, उसके सुंदर सुगठित खुले सिर के रूखे केश, उसके उपवास कठिन यौवनयुक्त देह की सब प्रकार के बाहुल्य से वर्जित विचित्र सुषमा, सबके ऊपर उसके नत नेत्रों की अपरिदृष्टि वेदना का गुप्त इतिहास, इन सब ने एक साथ मिलकर बैरिस्टर साहब को क्षण भर के लिए अभिभूत कर डाला। फकीर की एक बात के धक्के से उनका यह व्याल भाव छूट गया। इसके साथ ही अपनी दुर्बलता से लज्जित होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने में वे अकारण कठोर हो उठे। फकीर ने अपनी कौम के रिवाज के मुताबिक सलाम करके पूछा, बाबू साहब क्या आपने ही बुलावा भेजा था? बाबू साहब ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम जा सकते हो। फकीर खफा नहीं हुए। तनिक मुस्कुराते हुए वे सूरती को दिखाकर शांत स्वर में बोले, लेकिन मुजरिम को मैंने ही हाजिर किया है बाबू साहब। ये तो माना ही नहीं चाहती थी। कसूर सिर्फ इन्हीं का नहीं माना जा सकता, क्योंकि सब लोगों के शोरगुल के बीच जो न्याय किया जाता है उसमें न्याय विचार की अपेक्षा अविचार ही अधिक होता है, और वह भी तो आज सवेरे एक दफ़ा हो चुका था। पर आपका नाम सुनकर मैंने कहा कि चलो बेटी हम चलें। वे कानूनदा हैं, फिर बाहरी आदमी हैं, मुमकिन है वे वाजिब फैसला ही कर दें। बैरिस्टर साहब को मालूम हो गया कि इन फकीर के संबंध में उन्होंने ठीक ही धारणा किया था। ये कुछ भी क्यों ना हो, मामूली गवार भिखमंगे नहीं है। अतः जवाब में अब उन्हें कुछ इंसानियत दिखानी पड़ी। कहा, ये लोग तो ताला तोड़ने और अनधिकार प्रवेश के लिए इन्हें पुलिस के सुपुर्द करना चाहते थे। सुना है कि आपकी ही सलाह से ताले तोड़े गए हैं। फकीर ने हंसकर कहा, बाप रे बाप, तो कसूरवार वही अकेली नहीं है, उनके साथ एक मददगार भी है। परंतु बाबू साहब, ताले तोड़ने की राय ही मैंने दी है।
कानून तोड़ने की सलाह नहीं दी। वह मकान देवोत्तर संपत्ति है और भैरवी ही है उसकी मालकिन। तारादास अगर नाहक ताला बंद करने न जाते तो ऐसे अच्छे अच्छे ताले इस तरह तोड़े न जाते। तारादास की ओर देखकर कहा, तारादास, ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने दी थी बेटा? खैर, किसी ने दी हो, अच्छी सलाह नहीं दी। तारादास उत्तर नहीं दे सका। किसी दूसरे आदमी को भी जब कोई बात नहीं सूझी और सब लोग चुप ही रहे, तब शिरोमणि ने आडंबर के साथ खड़े होकर कहा, फकीर साहब, उसे भैरवी किसने बनाया था? इसी तारादास ने। अब वह अगर उसे भैरवी न रखना चाहे तो अच्छा, उसकी इच्छा। यह मेरी राय है। फकीर साहब ने कहा, पंडित जी, राय आपकी है और इच्छा भी तारादास की ही है, लेकिन संपत्ति तो दूसरे की है। वह दूसरा व्यक्ति इन दोनों में से किसी में राजी नहीं है। कहिए, अब आप क्या कहेंगे? उनके जवाब और कहने के ढंग से बैरिस्टर साहब हंस पड़े। कहने लगे, लोगों का कहना है कि वर्तमान भैरवी ने जो अपराध किया है उससे ये देवी की सेविका नहीं रह सकती। इसका जवाब उनके पास। अब उन्होंने सोटी के आनत मुख की ओर तिरछी नजर से देखा। फकीर ने कहा, इन्हें अभियुक्त के रूप में आप लोगों के सामने मैंने खड़ा कर दिया है, फिर आपको बेकसूर साबित करने का बोझ भी इन्हीं पर लादने का जुल्म है। मैं नहीं करूँगा बाबू साहब। बैरिस्टर साहब मन ही मन लज्जित होकर चुप हो गए। पर शिरोमणि ने तीव्र स्वर में पूछा, जमींदार जीवानंद चौधरी ने भैरवी को नौकरों से पकड़वा कर मांगकर रात भर रोके रखा था। यह बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तब क्यों उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने कल सवेरे झूठ कहा था?